हाँ भाई, शब्द शक्ति का आखिरी भेद। आज बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की। प्रश्न उठता है, व्यंजना क्या है? व्यंजना शब्द व्यंजन से बना है। व्यंजन क्या है आप कहेंगे? कई बार त्योहारों पर नाना प्रकार के पकवान बनते हैं, हम कहते हैं व्यंजन बन रहे हैं। मगर मान लीजिए आप होली है और किसी को गुजिया खिलाई, नमक पारे खिलाए, ये भैया व्यंजन बन गए हैं। आजकल व्यंजन कहाँ है, ये तो नमक पारा है। और अंदर क्या है उसके, चाहे वो समोसा हो चाहे वो गुजिया हो, दिखाई नहीं देता व्यंजन उसके अंदर क्या भरा हुआ है। खैर, वो सामान्य व्यंजन की बात हुई। व्यंजन भी व्यंग शब्द से बना है, जहां कुछ और हो, सामने कुछ और हो, प्रकट कुछ और हो। परिभाषा देख लेते हैं। अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर। अभिधा और लक्षणा विराम ले रही है। अभिधा सीधा अर्थ, वो सीधा व्यक्ति है, अभिधा हो गया। लक्षणा, वो गऊ है, लक्षणा हो गया। लेकिन वो कहता ना अभिधा हो और न लक्षणा हो। अभिधा और लक्षणा दोनों ने विराम ले लिया, दोनों को काम समाप्त। फिर जो विशेष अर्थ निकलता है उसे, उस अर्थ को व्यंगार्थ कहते हैं। व्यंग के मामले में मान लो कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है और चला आ रहा है। मेरे टाइम में जब मैं पढ़ा करता तो किसी ने हंसी मजाक में कहा था, एक दुबला पतला व्यक्ति। दुबला नहीं कहा, कह दिया आइए दारा सिंह जी। अब दारा सिंह मोटे, अभिधा भी गई, लक्षणा भी गई, उसके लक्षण भी नहीं मिले, और एक तीसरा अर्थ प्रकट होकर के आ गया, ये था व्यंग। एक दुबले पतले व्यक्ति को हमने दारा सिंह कह दिया। व्यंगार्थ कहते हैं, वो अर्थ होता है व्यंगार्थ, लेकिन वो शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। यहां सीधा अर्थ नहीं होता, व्यंग के रूप में अर्थ होता है। बात कहीं कुछ जाती है, लागू कहीं और होती है, कुछ और होती है, तीसरा अर्थ प्रकट कर होकर सामने आ जाता है। न वो अभिधा होता है, न वो लक्षणा होती है। कई उदाहरण हैं, जब तक आप सारे उदाहरण नहीं सुनेंगे तब तक व्यंजना शब्द शक्ति समझ में नहीं आएगी। पहला लीजिए, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। नारी का वर्णन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सीधा अर्थ क्या कह रहा है? आंचल में दूध है। अब स्वाभाविक है, एक महिला के, एक माँ के आंचल में जो दूध होता है, जो पेय होता है, शिशु के लिए होता है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगर दुखी है, रोई है, तो आंखों में पानी सबके होता है, पुरुष के भी हो सकता है। आंचल में दूध महिलाओं के हो सकता है, मगर आंचल में है दूध और आंखों में पानी कहना क्या चाहता है? अभिधा अगर होती तो आंचल में दूध और पानी, कोई आंचल में दूध लेके आता और आंखों में पानी भर देता, वो अर्थ सीधा भी नहीं है, लक्षणा भी नहीं है, कोई लक्षण नहीं मिला रहा है। व्यंग्यार्थ ये है, व्यंजना ये है कि तुम्हारे अंदर आंचल में है दूध, एक वात्सल्य का भाव है। आंचल में दूध वात्सल्य है, पुत्र के प्रति प्रेम है, पुत्र को पालन करने के लिए, जीवन की औषधि देने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे आंचल का दूध उसको एक मातृत्व प्रदान करता है, एक सुख प्रदान करता है, उसकी क्षुधा को शांत करता है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ममतालु स्वभाव, माँ की ममता है। ये व्यंगार्थ हुआ, सीधा अर्थ नहीं हुआ। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, सीधा अर्थ नहीं निकला। तो यहां पर ये उदाहरण हुआ कौन सा? आपका व्यंजना शब्द शक्ति। दूसरा देखते हैं, कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना। अब सीधा सा देख लेते हैं, हे कर्णधार, पतवार। अब एक मान लो इसको हम देखते और हम पढ़े लिखे ज़्यादा ना होते या केवल शब्दार्थ निकालते तो पतवार एक नाविक से हम कह देते, नौका विहार करते समय, हे भैया तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है,
सवारियां ज़्यादा हैं नाव में, अपनी पतवार को ठीक से थामना, नहीं तो ये नाव कहीं डूब न जाए। यही तो अर्थ निकालते, मगर नहीं, व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ क्या है? अर्थ को ले कहीं और ले जाइए। कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना। अरे एक युवक से कहा जा रहा है, भटकते हुए युवक से कहा जा रहा है, जो आज नाना प्रकार के अवगुणों का सेवन कर रहे हैं, माता पिता के सम्मान से दूर जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति से दूर जा रहे हैं। कवि कहता है, कर्णधार अपनी पतवार अपनी जीवन नौका संभाल कर थामो। जो जैसा चाहे अर्थ निकाल ले। यही नहीं, एक गृहस्थवान जिसका विवाह हुआ है, गृहस्थवान से कहा जाता है, अरे भैया कर्णधार हो तुम इस परिवार के पालनहार हो, पत्नी बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, अपनी इस जीवन नैया को, अपनी इस गृहस्थी को आप इसको और ले लीजिए। किसी प्रांत के मुख्यमंत्री कह दो, अरे भाई कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, कहीं ऐसा न हो तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य ऐसे हों कि जनता तुमसे नाराज हो जाए और अगली बार तुम्हें मत दे रहे। प्रधानमंत्री से कह दो, राष्ट्रपति कहने, किसी अधिकारी से जो उस ऑफिस का बॉस है उससे कह दो, कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे सब विपरीत हो जाए। तो साथियों, ये दूसरा उदाहरण था। एक तीसरा उदाहरण आपको देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया उदाहरण है। शायद मैंने कभी अलंकार पढ़ाते समय दिया था। अरे भाई, जब कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं परेशान थीं, उद्धव उनको समझाने आए, उपदेश देने आए, निराकार की उपासना करने की सलाह देने आए। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, उन्होंने देखा ये गोपिकाएं कुछ खा पी नहीं रही हैं। उन्होंने प्रश्न किया, अरे भाई तुम क्यों खाती पीती कहाँ है तुम्हारा ब्रेकफास्ट, कहाँ है लंच, कहाँ है डिनर, तुम तो दिन रात रोया करती हो। तब गोपिकाओं ने कहा था, हम क्या खाना चाहती हैं, क्या खिलाओगे। जरा वो पंक्ति देखें आप। वो कहती हैं, वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात, सोई बनत अब खात। कहती है मैं खाना क्या चाहती हूँ। ध्यान दीजिए, वहाँ कोई व्यंजन नहीं मांगा, उन्होंने कोई खाने पीने के लिए पूरी सब्जी कचौड़ियाँ नहीं मांगी, तहरी नहीं मांगी, दूध से बने व्यंजन नहीं लिए, मिठाई नहीं कही, बोली वेद नखत ग्रह ज्योरी। अजीब बात है, सीधा अर्थ होता तो वेद नक्षत्र, कोई वेद नक्षत्र खाता है क्या? अभिधा भी नहीं निकल रहा, लक्षण भी नहीं निकल रहा। वेदों में ज्ञान है, ज्ञान कोई खा नहीं सकता, नक्षत्रों की चमक है, वो कोई खा नहीं सकता, ग्रह को कहाँ से पकड़ोगे? लक्षणा भी नहीं है, 9 ग्रह हैं, एक गोपी है सामने। हुआ क्या, कहती क्या है, वेद नखत ग्रह ज्योरी। वेद कितने हैं? ज्योरी माने जोड़ दो, वेद को, नक्षत्रों को, ग्रहों को। मित्रों, वेद हैं आपके 4, हम सब जानते हैं 4 वेद हैं। उन्होंने कहा 4 वेदों को, नक्षत्र 27 होते हैं, अश्वनी से शुरू होता है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, आद्रा, मृगशिरा। तो कहते 4, 27 और जोड़ दिए नक्षत्र पूरे। यहाँ नक्षत्र वेदों के नाम बताने के लिए नहीं हूँ। वेद नखत ग्रह, 9 ग्रह आपने सुने हैं, 9 ग्रह ले लीजिए। कहती है वेद नखत ग्रह जोड़, हम जोड़ देते हैं, 27 और 4 31, 31 और 9 40। अभी बात चल रही खाने पीने की, देखें आप, यही है व्यंजना शब्द शक्ति। अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा, वेद नखत ग्रह जोरी। फिर क्या कहती हैं? कहती हैं अर्ध करी, अरे भाई इसका आधा कर दो, 2 से भाग दे दिया, चलिए दे देते हैं। उत्तर आ गया 20। यही तो आया, वेद नखत ग्रह जोर अर्ध कर। अब 20 को लिख लेते हैं जरा एक बार शब्दों में, 20 ऐसी तो लिखते हैं, ब्रजभाषा है। गोपिकाओं ने 20 को पता है क्या मान लिया? उन्होंने कहा 20 माने विष, और विष माने जहर होता है। बोली कृष्ण के वियोग में हम जिंदा नहीं रहना चाहती,
मर जाना चाहती हैं, जहर खाना चाहती हैं, कहती वेद नखत ग्रह जोर अर्ध करी, अरे सोई बनत अब खात, अब तो वही खाने का मन है, हम जिंदा नहीं रहना। सीधी सी बात नहीं कही, मैं कृष्ण के वियोग में तड़फ रही हूँ, मर जाऊं तो इससे अच्छा है। मगर इस बात को उन्होंने सीधा न प्रकट करके एक इस शब्द शक्ति से प्रकट किया सूर ने। इसलिए ये शब्द शक्ति कौन सी हो गई? व्यंजना। अंतिम उदाहरण आपको देंगे और ये बताते हुए कि प्रायः श्लेष अलंकार में, जब आप श्लेष अलंकार आपको जहाँ भी मिल जाए, श्लेष अलंकार के 99% उदाहरणों में आपको ये शब्द शक्ति मिलेगी, क्योंकि वहाँ अभिधा भी नहीं होता, लक्षणा भी नहीं होता। लक्षणा होगी तो उपमा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। श्लेष अलंकार जब मिले तो आप 99% मायनों में ये देख कर चेक करके। अब देखिए आप, एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए, को घटिए वृषभानुजा, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। अब देखें आप, श्लेष है बढ़िया, कभी आवश्यकता पड़े यहाँ श्लेष भी 2 शब्दों में है, वृषभानुजा और हलधर के वीर। वृषभानुजा, राजा वृषभानु की पुत्री। कौन? राधा, नंबर 1 वृषभानु की पुत्री। अब देखिए कैसे, वृषभानु धन जा, एक अर्थ हो गया, वृषभानु की पुत्री, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, वृषभ धन अनुजा, वृषभ कहते हैं बैल को, और बैल की बहन वृषभ अनुजा। और देखें तीसरा, वृष भानुजा, तीसरे के अर्थ के रूप में होगा वृष राशि में भानु जा। अब देखें आप, वृष राशि में जब भानु माने सूर्य, वृष राशि में जब सूर्य है, वृष राशि में सूर्य की पुत्री, वृष राशि में रहने वाले सूर्य की पुत्री। अब 3 अर्थ है उधर इनके, देख लीजिए, हलधर के वीर, एक तो हुआ हलधर बलराम के भाई, एक बलराम के भाई, और दूसरा हलधर बैल, बैल के भाई, हलधर के भाई, बैल के भाई, और हलधर शेषावतार। तो वहाँ गाय बैल का मिला दिया, कृष्ण और राधा को मिलवा दिया। ये राधा और कृष्ण का प्रेम था, जिसमें श्लेष अलंकार उभर कर सामने आता है। इस प्रकार ये जो आपकी व्यंग्यार्थ शैली है, व्यंग शैली है, उस शैली में जब बात कही जाती है, अभिधा और लक्षणा दोनों ही गुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और व्यंग के रूप में सामने आता है। और इसी के साथ आज की व्यंजना शब्द शक्ति का ये क्लास समाप्त होता है, और अगले क्लास के लिए तैयार रहिएगा। हम आएंगे आपके सामने उपसर्ग लेकर। आज की कक्षा को विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।